हमने ये बोला कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे सिस्टम के ऊपर तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कोलिजन कैसा भी हो, 4 टाइप के कोलिजन हमारे पास आएंगे। कोलिजन कैसा भी हो, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं हो सकता, और अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो लीनियर मोमेंटम सारे कोलिजन में कंजर्व रहेगा। तो कोलिजन कब बोलेंगे जी? देखिए, हमारी डेली लाइफ में जो डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग होती है। हमारी डेली लाइफ में कोलिजन हम तब बोलते हैं जब कोई दो बॉडी आपस में टकरा जाए और खूब सारी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, यहाँ तक पहुँचनी चाहिए आवाज़, ठा की आवाज़ आगे, मतलब हाँ कोलिजन हो गया। साइंस में लेकिन कोलिजन तब होता है व्हेन वन बॉडी इज एबल टू ऑल्टर द पाथ ऑफ द अदर। डायरेक्ट कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सपोज 2 positively charged particles they are moving toward each other, और आप जानते हो ये इलेक्ट्रिकल फोर्सेस दे आर एट अ डिस्टेंस इंटरेक्शन, और दूर से एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगा देते हैं, और दूर से एक दूसरे का पाथ ऑल्टर भी कर सकते हैं। जैसे एक चार्ज पार्टिकल ने दूसरे का पाथ ऑल्टर कर दिया, हम बोलेंगे कोलिजन हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे पहले, collision between 2 bodies is said to occur. Collision between 2 bodies is said to occur when one body is able to alter the path of other body. When one body is able to alter the path of other body. To alter the path of other body. और ये भी नोट कर लें, there may or may not be direct contact between the bodies during collision. There may or may not be direct contact between the 2 bodies during collision. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो भी सकता है और हो सकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना भी। ये भी देखें, जब 2 बॉडी के बीच में कोलिजन होगा तो इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं इसको हम। यहाँ फोर्स शो कर रहा हूँ और यहाँ टाइम, बहुत छोटे से टाइम के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ऐड करती है और उसके बाद ज़ीरो। जब 2 बॉडी कोलाइड करती हैं तो बहुत ही छोटे से टाइम के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ऐड करती है और उसके बाद ज़ीरो हो जाती है। इम्पल्सिव, वी कॉल इट इम्पल्सिव फोर्स, राइट। We have 4 types of collision. Number 1, perfectly elastic collision. Number 2, inelastic collision. Number 3, perfectly inelastic collision, and number 4, superelastic collision. हमारे पास दुनिया में 4 टाइप ऑफ collision है। Perfectly elastic collision, inelastic collision, perfectly inelastic collision, and superelastic collision. In perfectly elastic collision what happens is, क्या आपने कुछ हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया बेटा, वो कोलाइड होने के बाद दोबारा उसी हाइट तक वापस आई, फिर नीचे गई, फिर दोबारा उसी हाइट तक वापस आई। क्या जिंदगी में ऐसा कोई कोलिजन देखा है कि आपने हाथ से कोई चीज़ गिराई और बार बार तुम्हारे हाथ तक वापस आ रही है? वो कहाँ, किसने देखा बेटा? ऐसे महान आत्मा से तो मिलना बनता है। कौन है, कौन है भाई? अब कोई नहीं है? ऐसा कोई कोलिजन आपकी दुनिया में आपने नहीं देखा, ये आपका बहम है। वो यार बास्केटबॉल बेटा गिराएगी तो पहले इतनी हाइट तक, उसके बाद इतनी हाइट तक, फाइनली टू द ग्राउंड, वापस तुम्हारी उसी हाइट तक नहीं आता वो।
जब आप ड्रॉप करोगे ना, फोर्स नहीं लगानी है, ड्रॉप जब आपने किया तो उस हाइट तक कोई बॉडी वापस नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। जब आप ड्रॉप करते हो तो नीचे टकराई ना बॉडी, तो आपको साउंड सुनाई दी, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। वाइब्रेशन हुई ग्राउंड में, वाइब्रेशन से हीट प्रोड्यूस हुई, बॉल में वाइब्रेशन हुई, उसमें हीट प्रोड्यूस हुई। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेज इन्वॉल्व। काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं रहती जब आप बास्केटबॉल की बात कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रह रही है, कोई लॉस नहीं है। आपकी प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा कोई कोलिजन आपने नहीं देखा, पर एटॉमिक स्केल पे सारे कोलिजन ऐसे होते हैं। अब गैस के सिलेंडर में अगर कुछ मॉलिक्यूल्स गैस के हैं, तो आप जानते हो कि आज अगर प्रेशर मीटर ऊपर लगा दी जाए गैस के सिलेंडर, और 1 साल के बाद 2 साल के बाद चेक करोगे तो प्रेशर उतना ही मिलेगा। मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, दे कोलाइड विद वॉल ऑफ द सिलेंडर आल्सो। लेकिन वो ये नहीं बोलते यार टकरा टकरा के ना होगी, बहुत चक्कर आ रहा है, अब तो मैं कोने पे बैठूंगा जाके। और पता चला साल के बाद ऊपर प्रेशर की रीडिंग आ रही 0, क्योंकि सारे बोले थक गए जी हम तो, टकरा टकरा के ना होगी, अब तो हम आराम से कोने पे बैठ जाएंगे। सो देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दैट केस। एटॉमिक स्केल पे जितने भी कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। बाकी हमारी प्रैक्टिकली इस दुनिया में कोई इलास्टिक कोलिजन हमारे पास नहीं है। इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन ये प्रैक्टिकल कोलिजन है भाई तुम्हारी दुनिया में, चाहे बास्केटबॉल की बात करो चाहे बॉल की बात करो। एच हाइट से गिराया, कम हाइट तक वापस आया, फिर उसके बाद कम हाइट तक, और उसके बाद और कम हाइट तक, फिर फाइनली टू द ग्राउंड। ऐसा तो होता है, ऐसा बचपन से होता है। ये टाइप ऑफ कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस इन्वॉल्व रहता है, इसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं जी हम लोग। और तीसरे टाइप का कोलिजन हमारे पास है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। आपने बॉडी को गिराया, वो वापस ही नहीं आई। या ऐसा बोलो कि आपने कुछ वेलोसिटी से बॉडी को आगे भेजा, वो किसी से टकराई, और टकराने के बाद बोथ ऑफ द बॉडीज दे आर मूविंग टुगेदर। जैसे बैलिस्टिक पेंडुलम मैंने आपको करवाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बुलेट फायर की करवाया, बुलेट फायर की करवा दूंगा, कोई नहीं। किस किस को करवा दिया है? करवा तो दिया देखो इन सारे लोगों को। चलो कुछ नहीं है, बैलिस्टिक पेंडुलम नाम सुनने को तुम्हें अजीब से लगा है। एक बुलेट हमने फायर की, सामने वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक से टकराई बुलेट जाके, और द बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू द बुलेट ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, और देन आफ्टर दैट बोथ आर मूविंग टुगेदर। ये बैलिस्टिक पेंडुलम था। तो इफ आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज आर मूविंग टुगेदर, देन इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब कीचड़ है, मड है आपके हाथ में, और कीचड़ आपने नीचे की तरफ फेंक दिया बेटा, अब वो थोड़ा वापिस आएगा कि तुम्हारे से खेलने के लिए, तो फिर वापिस आ गया है। फॉरवर्ड कर दो बेटा, M1 में तो डाला था, M1 और M2 है यहाँ पे बेटा, M1 में तो डाला लिंक है ना। तो ये आ गया आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और चौथा टाइप का कोलिजन बेटा सुपर इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा, एच हाइट से आपने बॉडी गिराई, और कोलिजन के बाद वो कहीं ज्यादा हाइट तक वापस आई। द बॉडी इज नाउ यूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। वो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज कर रही है बेटा बॉडी। क्या कर रही है जी? अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज कर रही है बॉडी भाई। जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन, अब बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले केस में वो अपनी गन पाउडर जो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करता है, और जिस साइड से वो फोड़ने वाले बॉम्ब नहीं होते दिवाली के टाइम पे आप लेते हो और नीचे फोड़ते हो कुछ दम लगा के बाद, उसके बाद जब वो एक्सप्लोजन होता है तो कहीं ज़्यादा हाइट तक वो वापस जाता है। मतलब आफ्टर कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि वो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ कर रहा है। तो ये 4 टाइप के कोलिजन आपको मिलेंगे। मतलब बॉम्ब एक्सप्लोजन भी कोलिजन कैटेगरी में आ गया। खैर कोलिजन कैसा मर्जी हो, याद रखिएगा हर एक में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती है। क्या मैं आगे चलूं? हर एक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चलो बच्चों आगे।
तो जैसा मैंने बताया कि कोलिजन के टाइम में यू हैव टू बॉडीज, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2, m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2। यहाँ जब कोलिजन होगा फोर्स एकदम से इंक्रीज होती है मैक्सिमम, और उसके बाद कम हो जाती है, देन द बॉडी गेट सेपरेटेड फोर्स 0। बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है, ड्यूरिंग कोलिजन एकदम से पीक पे जाती है फोर्स बिटवीन देम, और उसके बाद कम। लेकिन फोर्स क्या है, m1 ने m2 के ऊपर लगाई, m2 ने भाई m1 के ऊपर लगाई। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आई ना। और अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग 0 है तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कोलिजन किसी भी टाइप का क्यों ना हो, 4 में से किसी भी टाइप का कोलिजन क्यों ना हो, सभी में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन फिर फोर्स एक्ट करती है, और वो भी एक्शन रिएक्शन फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, आपस का अंदरूनी मामला दो बॉडीज का है, बाहर से कोई नहीं आया उनके ऊपर फोर्स लगाने के लिए, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट, सो लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल डी पी अपॉन डी टी में एफ था नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर ये 0 है तो ऑब्वियस सी बात है पी क्या हो जाएगा बेटा, पी कांस्टेंट हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। चलो आगे बेटा। चलो भाई आगे चलो। इन सारे कोलिजन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानना है कि डिफरेंट कोलिजन में होता क्या है। लेकिन एक और कैरेक्टरिस्टिक है कोलिजन की, उसके बारे में जान ले, वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और वो क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर डिफरेंट टाइप के कोलिजन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, और याद रखें ये जरूर नोट करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वन डायमेंशनल कंसेप्ट। अगर 2 डायमेंशन में भी कोलिजन हो रहा है तो जो वेलोसिटीज हैं वो 1 डायमेंशन वाली लेनी है। कौन सी लेनी है, कौन से कॉम्पोनेंट लेने बताता हूं थोड़ी देर में। सपोज वी हैव मास m1 which is moving with velocity u1 and mass m2 which is moving with velocity u2, and what happen is u1 is greater than u2। भाई u1 u2 से बड़ा होगा तो कोलिजन तो होगा, पीछे वाला मास जाके आगे वाले से टकराएगा, और अगर टकराएगा तो यहां जैसे कहीं दोनों में कोलिजन हो गया। मान लो कोलिजन के बाद m1 चलने लगा v1 वेलोसिटी के साथ, m2 चलने लगा v2 वेलोसिटी के साथ, और कोलिजन के बाद क्या होता है, v2 बिकम ग्रेटर देन v1। अब कोलिजन नहीं होगा, पहले u1 u2 से बड़ा होगा, कोलिजन के बाद ये अपनी कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है, और उसके बाद v2 बड़ा हो जाएगा और v1 छोटा। अब दोबारा से कोलिजन नहीं होने वाला। ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। क्योंकि 2 बॉडी सेपरेट कर रही है आफ्टर कोलिजन, और 2 बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं। तो मैं माइनस करूं भाई v2 माइनस v1, बड़े वाली माइनस छोटे वाली, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। यहां अप्रोच कर रही है बेटा, क्योंकि u1 बड़ा है u2 छोटा है, तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, फाइनली कोलिजन होगा। तो यहां रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखूंगा, u1 माइनस u2, और यहां रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 बेटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यही है जी, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 मॉड में है, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होता कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सिर पे वेक्टर भी लगा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। ऊपर वाली क्वांटिटी भी मॉड में है और नीचे वाली क्वांटिटी भी मॉड में है। ई की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही आएगी। इतना हो गया जी। मैं बोल रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। अरे भाई 1 डायमेंशन ही तो होगा, जो कंपोनेंट कोलिजन करवाएगा वही तो काउंट करना होगा। अब देखो v2 माइनस v1 आया ना बेटा, 1 डायमेंशन में कोलिजन है तब तो यही आएगा।
पर कहीं अगर कोलिजन 2 डायमेंशन में हो गया तो भाई वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट आएंगे, फिर टकराने से पहले भी टकराने के बाद भी। और दो कंपोनेंट जो आएंगे, जैसे बोर्ड पे मैं हिट करता हूँ, डायरेक्ट हिट करता हूँ ना बेटा, तो ये वाली वेलोसिटी इसको जाके हिट कर रही है, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी लेंगे हम लोग जो कोलिजन करवा रही है। बट इफ सपोज समथिंग इज कमिंग लाइक दिस मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा डायरेक्ट जो हिट कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट होगा जो पैरेलल है। जो पैरेलल कंपोनेंट है बेटा वो थोड़ा कोलाइड करवाएगा यार, तो जो कंपोनेंट वेलोसिटी का कोलिजन करवाएगा और कोलिजन के बाद जो कोलिजन करके वापस आएगा, सिर्फ वो कंपोनेंट आपने लेना है। ये मतलब है बोलने का कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वन डायमेंशनल कांसेप्ट। जो पैरेलल होगा कंपोनेंट दोनों के, वो हिट नहीं करवा सकता दोनों को ना, मेरी बात समझ रहे बेटा। अब अगर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आए, जो हिट करेगा वो वाला कंपोनेंट लेना है, जो इसके पैरेलल होगा वो इसको हिट थोड़ा करवा सकता है, वो कंपोनेंट नहीं आप लोग। दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। मान लो ये आपके पास क्या है बेटा, ये बहुत बड़ा मास है और ये अर्थ है। जब आप बोलते हो बास्केटबॉल जी टकराती है ग्राउंड से फिर वापस आती है ना, तो चलो भाई ये अर्थ है हमारे पास, m2 इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू m1, और आप जानते हो कि अर्थ रेस्ट में रहती है। तो ऊपर से जब आपने बॉल फेंकी, इसकी वेलोसिटी क्या थी u1, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को नॉर्मल के साथ क्या बोला मैंने, i। बहुत ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है। अगर ये आई है तो ये भी आई है, राइट। u1 के दो कंपोनेंट बेटा, u1 cos i और u1 sin i। अरे भाई ये u1 sin i कोलिजन थोड़ा करवाएगा यार, u1 sin i तो आगे निकल जाएगा, कोलिजन नहीं करवाएगा। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में आप u1 sin i का यूज नहीं करोगे, किसका यूज करोगे, u1 cos i का यूज करोगे। चलो हो गया। u2 0, कोलिजन से पहले भी कोलिजन के बाद भी। बॉडी आई अर्थ से टकराई और टकराने के बाद आर एंगल बनाते हो, वापस चलेगी बेटा। पहले इसकी वेलोसिटी u1 थी, टकराने के बाद क्या हो गई v1। अगर ये एंगल आर तो ये भी आर, और v1 के दो कंपोनेंट बेटा क्या, v1 cos r एंड v1 sin r। अब v1 sin r भी कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, पैरेलल है। कौन टकरा, u1 cos i टकराया, टकराने के बाद v1 cos r वापिस आया। तो आप वन डायमेंशन कॉन्सेप्ट का मतलब समझ गए। वो कंपोनेंट जो कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ वो काउंट करोगे आप। तो फर्स्ट बॉडी के कौन कौन से कंपोनेंट यूज होंगे, u1 cos i और v1 cos r। और कोलिजन के बाद पहले भी और बाद में भी, अरे u2 भी 0 और v2 भी 0, और थोड़ा हिलने वाली है, या कोई बड़ा मास है वो थोड़ा हिलने वाला है। देखें भाई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अब मैं क्या लिखूं, तो मुझे लिखना चाहिए v2 माइनस v1, पर v2 तो 0 है, तो मुझे लिखना चाहिए 0 माइनस v1, v1 की जगह v1 cos r डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, u1 की जगह क्या लिखना चाहिए, u1 cos i, और u2 की जगह बेटा 0। हाँ मॉड में रखा था तो माइनस की जगह भी प्लस ही लिखा मैंने। क्या आ गया, e u1 cos i इज इक्वल टू v1 cos r, एक इक्वेशन बन गई। Coefficient of restitution is one dimensional contact. This is something important which we are doing related to collision. Horizontal direction में कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, u1 sin i कोलिजन नहीं करवाएगा। और इस डायरेक्शन में देखिए फोर्स कहाँ इन्वॉल्व होगी, जब टकराएगा नीचे ना, वर्टिकल डायरेक्शन में mg है। अब mg का कॉम्पोनेंट अगर तुम हॉरिजॉन्टल में निकालोगे 0 है, कोलिजन के टाइम के लिए भी mg रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कोई हानि है, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, अरे भाई उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, राइट, पक्का। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा भाई, तो करूं मोमेंटम कंजर्व, क्या m1 u1 sin i प्लस 0, अबे इसका तो 0 रहेगा, इक्वल टू क्या बेटा, m1 v1 sin r प्लस 0। तो 0 को छोड़ो, m1 u1 sin i इक्वल टू m1 v1 sin r, ये आ गई दूसरी इक्वेशन बेटा। आप इन दोनों की इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा, sin i अपॉन cos i क्या बनेगा, 2 डिवाइड बाय 1 करो बेटा, शाबाश। sin i अपॉन cos i tan i बनेगा, ये क्या बना, tan i अपॉन tan r इक्वल टू e बना के नहीं बना, देखो शाबाश।
टेन आई अपॉन टेन आर, यू बना के नहीं बना चेक करेंगे बेटा। लो भाई, तो रिकॉर्डिंग में तुम्हारी फोटो भी आएगी आज। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी तो सही है। ये देखो अभिरुचि, वो सामने वाले वो कल्ला बैठा हुआ वहाँ पे मस्त स्माइल मारा जा रहा है तो भाई हम लोग कर रहे हैं, बताना ये चाहते हैं क्या क्या कि आई और आर बराबर भी होते हैं कि नहीं होते हैं। आई और आर बराबर भी होते हैं कि नहीं होते हैं। देख चिंबियाड़, देख कैसे डर छाया हुआ। तो हम जानना ये चाहते हैं कि आई और आर बराबर होंगे कि नहीं होंगे जी। चलो जी वापस आते हैं, अपने बोर्ड पे वापस आते हैं जी। बहुत टाइम खा गया यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, ध्यान से सुनिएगा। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। और वो इंपॉर्टेंट ये है, आपके पास आ गया बेटा, सबने कर लिया। टेन आई अपॉन टेन आर इक्वल टू ई, क्या समझे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई आ गया। और मैं थोड़ी देर में प्रूव करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि परफेक्टली इलास्टिक इक्वेशन में ई की वैल्यू 1 होती है। परफेक्टली इलास्टिक इक्वेशन होगा तो ई की वैल्यू 1, और अगर ई की वैल्यू 1 आएगी तो आई इज इक्वल टू आर आ गया बेटा। यही रीजन है कि लाइट ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि फोटोन जब मिरर पे आके स्ट्राइक करते हैं, फोटोन के मास के कंपैरिजन में मिरर उसके लिए अर्थ जैसा ही है, बहुत बड़ा मास है। और जब मिरर पे आके फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो दे सफर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद द मिरर। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इक्वल टू आर के बराबर सिर्फ तभी हो सकता है अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि जी एक बॉल हमने फेंकी सरफेस के ऊपर एंड इट इज सफरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो आई आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। बट इफ इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देन आई विल नॉट बी इक्वल टू आर। ई यूजुअली जो इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं, ई लेस देन 1 होता है बेटा, आई लेस देन आर होता है। मतलब आई छोटा होगा, आर बड़ा होगा अगर इन इलास्टिक कोलिजन है। और सुपर इलास्टिक कोलिजन में ई ग्रेटर देन 1 होता है, आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा। बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले केस में इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। क्या सबने नोट कर लिया? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जानने के बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं जी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। लीनियर मोमेंटम यहां भी कंजर्व रहेगा, यहां भी कंजर्व रहेगा, यहां भी कंजर्व रहेगा। तीनों में कोलिजन, चारों कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है बेटा। तो ये कुछ ऐसा है जी, मतलब हमारे पास वी हैव टू बॉडीज m1, u1 वेलोसिटी जा रही थी, m2, u2 वेलोसिटी जा रही थी, कोलिजन हुआ, m1 चलने लगी v1 वेलोसिटी के साथ और m2 चलने लगी v2 वेलोसिटी के साथ। तो लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व का मतलब क्या हो गया? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 बेटा। क्या मैंने ठीक लिखा? ये इक्वेशन ठीक लिखी भाई? वही इक्वेशन ठीक लिखी है, वेक्टर है ये, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। आप बिना वेक्टर के नहीं लिखोगे। हाँ अगर एक ही डायरेक्शन में तो ठीक है, एंगल 0 डिग्री है तो आर मैक्स ए प्लस बी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर यार ऑब्लिक कोलिजन भी तो हो सकता है बेटा।
2 डायमेंशन में कोलिजन होगा फिर तो वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा ना आपको, इसलिए वेक्टर के सिर पे हमेशा वेक्टर लगाओ ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये एडिशन वेक्टर एडिशन है, ये ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है। लीनियर मोमेंटम यहाँ भी कंजर्व है, यहाँ भी कंजर्व है, और यहाँ भी कंजर्व है, और यहाँ भी कंजर्व है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। मतलब क्या हुआ, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व सिर्फ इसी में रहती है भाई, बाकी किसी में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस हो जाता है, आवाज़ आएगी, साउंड की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो गई, वाइब्रेशन की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो गई, हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी कंजर्व नहीं है। बिफोर कोलिजन ज़्यादा होगी, आफ्टर कोलिजन कम होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी कोलिजन नहीं है, लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ बिफोर कम होगी, आफ्टर ज़्यादा होगी, क्योंकि अपने इंटरनल एनर्जी का यूज़ करता है वो। टोटल एनर्जी हमेशा हर एक कोलिजन में कंजर्व रहेगी, लेकिन ये आपकी मदद कोई नहीं करेगी। ये वाली जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसकी कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी में कौन सी एनर्जी आ जाएगी भाई, हीट एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, साउंड एनर्जी। अब साउंड की इक्वेशन कहाँ से बनाऊंगा यार मैं, कि जो आवाज़ सुनाई दी थी उसकी ये इक्वेशन मैंने बना दी, या कितने एटम वाइब्रेट करने लगे आफ्टर कोलिजन, उनकी इक्वेशन कैसे बनाऊंगा। तो ये बोलने के लिए तो सही है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो हाँ बोलोगे हाँ यार टोटल एनर्जी कंजर्व है बॉस, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ही इक्वेशन काम आएंगी। लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व तो हर एक में काम आएगी, लेकिन अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, बाकी किसी में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में 1, इनइलास्टिक कोलिजन में लेस देन 1, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में 0। क्यों, द टू बॉडीज मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन, यही बोला था ना बेटा, ये m1 ये m2, और कोलिजन होने के बाद दोनों चिपक गई, इकट्ठा चल रही हैं यार, v1 इक्वल v2 इक्वल v के बराबर है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, v2 माइनस v1, अरे v2 और v1 सेम है भाई, तो 0 ही तो आ गया, और क्या आएगा। और सुपर इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन 1। सुपर इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन 1 बेटा। क्या मैं आगे चलूं? चलो बेटा आगे। ले लिया? ये तेरे को समझ में आया था घर में जाके क्या लिखा हुआ है? तो अब हमारे पास आ गया बारी बारी से सारे कोलिजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। लो भाई, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास 2 मासेस हैं m1 और m2। 1 डायमेंशन का मतलब दे आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, और ये नोट करना कि u1 और u2 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये जो फॉर्मूला आएगा तभी वैलिड होगा इफ बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ कोलिजन हो गया दोनों के बीच में,
और कोलिजन के बाद M1 चलने लगा V1 वेलोसिटी के साथ और M2 चलने लगा V2 वेलोसिटी के साथ चलने लगा जी। क्या बोला? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। क्या क्या कंसेप्ट था? लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, दो चीजें कंसेप्ट थी। कर दो कंसेप्ट। सबसे पहले क्या कंजर्व करो? लीनियर मोमेंटम कंजर्व करो। m1 u1 प्लस m2 u2। अब मैंने वेक्टर नहीं लगाया, क्यों? वन डायमेंशन में बोला है r मैक्स इक्वल टू a प्लस बी। अब बोल सकता हूं, है ना, अदरवाइज वेक्टर लगना चाहिए। पर अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों के मैग्नीट्यूड सिंपली ऐड हो जाया करते हैं। तो आपने देखा मैंने वेक्टर नहीं लगाया। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बेटा m2 को इकट्ठा कर लिया, m1 को इकट्ठा कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। तो हम लोग इस टाइम, आप ड्रॉपर बैच में हो, किसी डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, पर फिर भी डेरिवेशन का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे होगी डेरिवेशन, डिराइव कैसे करें। क्यों? हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे कि दो बॉडी का m1 u1 m2 u2 दिया और v1 v2 फाइंड आउट करना, ये हमारा टारगेट है। क्या कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी, ये हमारा टारगेट है जी। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, है ना बेटा। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये बेटा फिर से m2 को इकट्ठा कर लिया और m1 को इकट्ठा कर लिया, ये इक्वेशन तुम्हारी तैयार हो गई। लेकिन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर को क्या लिखते हो? v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। अबे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यार, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये ऐसा ही यहाँ पे u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को क्या लिखते हो? u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 लिख सकते हो जी। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे आप, और जब डिवाइड कर दोगे, यहां लिखा हमने सॉल्विंग 1 एंड 2, जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पता क्या आ जाएगा? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल टू 1। मतलब क्या प्रूव कर पाएंगे हम लोग कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाकई में इसमें 1 होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आ गया? 1। और यहां से क्या कर लेंगे? अब v2 फाइंड आउट कर लेंगे। v2 क्या आ जाएगा? u1 माइनस u2 प्लस v1। बेटा इस v2 को डाल देंगे इस इक्वेशन में, और इस v2 को जब इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आ जाएगा? v1। v1 आएगा बेटा, अब याद रखना है आपको, याद होना चाहिए, पूछूंगा कल। m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के बराबर। तो क्या करोगे जी? इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करोगे और उससे क्या आ जाएगा? v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2 इक्वल टू 1। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1। यहां से v2 फाइंड आउट करोगे, इस v2 को सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो v1 आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये जो v1 आ गया, अब इसको किस में सब्स्टिट्यूट करोगे? इसमें बेटा, तो आ जाएगा v2। और v2 कितना आएगा? m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 के बराबर। v1 भी आ गया, v2 भी आ गया। किसमें? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में जी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, वहाँ से आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1। एग्जैक्ट प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, +1 में के बच्चों के साथ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को करना है तो घर में जाके ज़रूर करिए। पर फाइनली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए v1 और v2, सॉल्व करने के बाद ही आएंगे। चलें आगे बच्चों।
चलो जी आगे। V1 और V2 जब हमारे पास आ गए, ये आ गए भाई, दो दो बार मत लिखना, वो पीछे जो था वही है मेरे पास, क्योंकि पेज बदला है तो मैंने दोबारा लिखा। इधर बंदों का कोई भरोसा नहीं, फिर लग जल्दी लिखने। V1 और V2 दोनों आ गए। अब पहला केस, M1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू M2। इमेजिन करो कि पहले वाला जो मास है, ये वाला मास बहुत बड़ा है और अगला टकराने वाला मास बहुत ही छोटा है। अगर ऐसा होगा तो M2 कैन बी इग्नोर्ड। M2 को 0 डालिए, M2 को इग्नोर मारिए, यहां भी और यहां भी और यहां भी। क्या बना? M1 U1 डिवाइड बाय M1। क्या बचा? सिर्फ U1। V1 इक्वल टू U1। लॉजिकल है। कोई बस जाके अगर किसी छोटी सी बॉडी से टकरा जाती है तो बस का तो कुछ नहीं होगा, वो तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, जो नुकसान होगा वो छोटी बॉडी का होगा। तो V1 इक्वल टू U1 आ गया जी। लेकिन V2 जिससे बड़ी वाली बॉडी टकराई उसका क्या होगा? M2 को इग्नोर मारो, इसको यहां भी है ना बेटा। क्या आएगा? M1 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 कॉमन आके कैंसिल, 2U1 माइनस U2, बस V2 इज इक्वल टू 2U1 माइनस U2। 2U1 माइनस U2, यही ना बेटा। अगर कोई आपसे बोले यार टारगेट बॉडी तो रेस्ट पे थी, मतलब M1 तो चल रही थी भाई U1 वेलोसिटी के साथ, लेकिन अगले वाली जो छोटी बॉडी थी बेचारी रेस्ट में थी, U2 0 है। तो अगर U2 0 है तो V2 इक्वल टू U1। नाउ दिस इज समथिंग स्ट्रेंज के V1 तो उसी वेलोसिटी से चलता रहा, लेकिन V2 जो है वो डबल द वेलोसिटी होता बस चलने लगा। तो इसको, ये जो केस आपके पास आ रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इसके लिए कोई इक्वेशन लिखने की, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको कुछ ऐसे जैसे याद रखिए कि आपके पास, आप एक बस में जा रहे थे, ठीक है, और रास्ते में जो है आपको एक मक्खी टकरा जाती है, और मक्खी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। रास्ते में खड़ी थी, वो घूमती घामती वैसे ही अपने वैसे तफरी मार रही थी, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकली हुई थी। बस जाके मक्खी से टकरा जाती है। अब बस जाके मक्खी से अगर टकराएगी तो तुम ये थोड़ा बोलोगे एक्सीडेंट हो गया जी, बस पर अटकी। अब बस जो है जिस वेलोसिटी चल रही थी उसी से चलती रहेगी, V1 इक्वल टू U1। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, दिमाग में बैठ जाएगा, याद रहेगा, और ऐसी प्रॉब्लम जब आएंगी तो सीधा आंसर टिक कर पाओगे, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। बस उसी वेलोसिटी चलती रही, लेकिन मक्खी का क्या हुआ बेटा? U2 अगर 0 है, डबल द वेलोसिटी तो बस चलने लगी। बताओ, 40 किलोमीटर पर आवर से बस आ रही थी, मक्खी बोले मैं तो तेरे से भी पहले पहुंच चुकी, 80 किलोमीटर पर आवर से चल पड़े, मारी गई। अब उसका बचना तो नामुमकिन है, तो वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल पड़ी। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुआ, जो कि नहीं होगा। अगर है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है तो। चलो जी, ये हो गया हमारे पास। दूसरा केस, M2 इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू M1। अब M1 बहुत छोटा है और M2 बहुत बड़ा है, ये U1 और ये U2। तो भाई M1 को इग्नोर मारना यार, यहां भी और यहां भी। M2 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 कॉमन आएगा, 2U2 माइनस U1, V1 इक्वल टू U2 माइनस U1। और अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में है, मतलब छोटे वाली बॉडी टकराई इसके साथ और ये रेस्ट में थी, तो V1 इक्वल टू माइनस U1। ये सही भी है, दीवार है, दीवार पे बॉल मारो, दीवार का मास तो बहुत बड़ा है, बॉल जितनी वेलोसिटी जाएगी उतनी से वापस आ जाएगी, अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुआ तो। ठीक, बॉल जितनी वेलोसिटी से मारी उतनी वेलोसिटी वापस, V1 इक्वल माइनस U1। लेकिन जो टकराई उसका, ये जो टकराई इसका तो हो गया, जितनी से वेलोसिटी टकराई उतनी से वापस आ गई। लेकिन अगली बॉडी का क्या हुआ? M2 M1 को 0 डालो भाई, इसमें किसको डालो? M1 को 0 डालो, M1 को 0 डालो, M1 को 0 डालो, गया। क्या आ गया? M2 upon M2, V2 इक्वल टू U2, V2 इक्वल टू U2 कहाँ गया भाई? V2 इक्वल टू U2, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे। अगर U2 0 है तो V2 0 हो जाएगा। तो इसको कुछ ऐसे जैसे ध्यान में रख सकते हो कि पहले मक्खी बेचारी वो मारी गई, बस के साथ टकराने के बाद डबल द वेलोसिटी होता बस चली, आगे कहीं गिर गई, और मक्खी की बहन को बड़ा गुस्सा आया, पीछे से दौड़ी, बोले छोड़ूंगी नहीं आज इसको बहन को मार डाला, कत्ल कर डालूंगी, बोले बस का आगे आगे बस और पीछे पीछे मक्खी।
और आगे जैसे जाके कहीं बस रेस्ट में आई तो मक्खी टकरा गई तोड़ फोड़ डालूंगी बोले आज। हुआ क्या, जितनी ब्लस से टकराई थी उतनी ब्लस से वापस V1 इक्वल टू ये कहाँ गया भाई, ये V1 इक्वल टू माइनस U1। और बस का क्या होगा, नेचुरल सी बात है, लॉजिक है, बस रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी, अगर ब्लस U2 ब्लस से चली तो U2 ब्लस से चलती रहेगी बेटा। कुछ ऐसे याद रखिएगा, M1 ग्रेटर देन M2 और M2 ग्रेटर देन M1 के लिए, ताकि आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, लास्ट M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, दोनों मास से बराबर हैं, डालो भाई M माइनस M 0, 2M डिवाइड बाय 2M गया, V1 इक्वल टू U2, V1 इक्वल टू, ओ भाई V1 इक्वल टू U2 का मतलब समझ गए, ये मास M1 ये U1, ये मास M2 और ये वेलोसिटी U2, कोलिजन हुआ, M1 चलने लगा V1 वेलोसिटी के साथ, M2 चलने लगा V2 वेलोसिटी के साथ, V1 इक्वल टू U2, भले M2 की वेलोसिटी M1 ने ले ली, V2 इक्वल टू U1, M2 की वेलोसिटी M1 ने ले ली, M1 की वेलोसिटी M2 ने ले ली और M2 की वेलोसिटी M1 ने ले ली, मतलब द बॉडीज हैव एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। यही हुआ ना बेटा, अगर M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M के बराबर है तो यहां ध्यान से देखिए 2M M माइनस M गया, 2M से 2M कैंसिल, V1 इक्वल टू U2, यहां भी M माइनस M गया, 2M डिवाइड बाय 2M गया, V2 इक्वल टू U1, the bodies exchange their velocities after collision the bodies exchange their velocities हाँ जी, आफ्टर कोलिजन। बस 5 मिनट और, नीचे लेट हुई ना, नीचे पूछो क्या बोल रहे हैं, टाइम टेबल देखो तुम्हारे पास जो आया था। अच्छा, इसके बाद कौन सी थी हमारी, तुम्हारी केमिस्ट्री थी दूसरी, इस हाँ तो ये मर्ज हो गए ना, या केमिस्ट्री वाले यहाँ आ जाएंगे तो आप नीचे जाएंगे, मैं सामने चला जाऊँगा। इतना हो गया बेटा, ठीक है। लो भाई, द बॉडीज एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। याद रखना अबे, क्या अगर एक 1 kg का मास था, दूसरा 5 kg का मास था, 1 kg वाला मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, है ना बेटा, और 5 kg वाला 5 मीटर पर सेकंड जा रहा था, बोले जी इलास्टिक, वो बोलेगा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुआ, है ना, तो तब तो अलग है वहाँ, क्योंकि एक का 1 है एक का 10 है, तो बहुत बड़ा लाज नहीं है, तब तो पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर बोलते क्या दोनों ही 1 kg के मास हैं जी, तो इक्वल मास हो गए भाई, एक 5 मीटर पर सेकंड जा रहा था और पहले वाला 10 मीटर पर सेकंड जा रहा था, बाद में क्या होगा, जो 10 से था 5 से हो जाएगा, जो 5 से था वो 10 से हो जाएगा। द बॉडीज विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो उसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत आपको नहीं है, आप सीधा सीधा उसको यूज करिए। क्लियर हो गया। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द टारगेट बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट। Kinetic body energy transferred to the target body when it is at rest. तो देखना बेटा, ये M1 चलने लगा U1 वेलोसिटी के साथ, M2 U2 के साथ, कोलिजन के बाद M1 V1 वेलोसिटी चलने लगा, M2 V2, यही मान रहे थे अभी तक हम लोग, यही एज्यूम कर रहे थे बेटा। चलो हमारे पास, अब इसको मर्ज करूंगा, आज नहीं डालूंगा, कल डालूंगा, कल वाले लेक्चर के साथ मर्ज करके, क्योंकि आर्टिकल पूरा नहीं हुआ, आगे ये पूरा आर्टिकल होने भी नहीं वाला है ना, कल कंप्लीट करेंगे इसको फिर, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, कल कुछ प्रॉब्लम भी कर लेंगे इसके।